और इस वक्त आपको कोरोना को लेकर हम तमाम अपडेट्स दे दें कि अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,000 रिकॉर्ड केसेस आए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अहम बैठक कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग की, जिसमें लॉकडाउन को लेकर टास्क फोर्स के सुझावों पर चर्चा हो रही है। हालांकि बुधवार को भी कैबिनेट के साथ एक अहम बैठक है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र तो किया ही, लेकिन यहां पर भी एक अहम बैठक हुई और इन बैठकों के पीछे वजह यही है कि आगे का ये जो अब एक हफ्ता है ये बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो इजाफा केसेस में दिखाई दे रहा है उसके बाद अब नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़ने की जरूरत है। आंकड़ों पर नजर डालिए, 1,70,000 तक पहुंच चुका है कोरोना केसेस का आंकड़ा और इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र के आंकड़ों का ही है। कोरोना ग्राफ में 1/3 केसेस महाराष्ट्र से हैं। वहां आए दिन आंकड़ों का रिकॉर्ड बन रहा है। हालात हो गए हैं कि लॉकडाउन पर मंथन शुरू हो गया है। लॉकडाउन से ही सुधरेंगे हालात। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना की पहली लहर ने महाराष्ट्र को परेशान कर दिया था, अब दूसरी लहर ने भी पसीना छुड़ा दिया है। गंभीर हो चले हालात को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन के उपाय पर विचार मंथन में जुटी है। संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सभी गुट के लोगों को या समाज के जितने भी घटक होते हैं उन सभी को विश्वास में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू का दौर जारी है। मास्क नहीं पहनने पर चालान जैसी सख्ती बरती जा रही है, फिर भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। राज्य की हालत कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा रोजाना दर्ज किए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,294 केस आए। अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे में राज्य में 349 संक्रमितों की मौत हो गई। सिर्फ मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले सामने आए। अगर 5 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक 7 अप्रैल को 59,907 केस आए थे। 8 अप्रैल को 56,286, 9 अप्रैल को 58,993 केस और 10 अप्रैल को 55,411 केस दर्ज हुए। 11 अप्रैल को ये आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच गया। 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है। बढ़ती चिंता के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहां से संकेत मिले कि लॉकडाउन पर फैसला बुधवार को हो जाएगा। सीएम की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे कदम का विरोध किया। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार पहले सभी वर्गों को राहत देने पर विचार करे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये लॉकडाउन के लिए करने की आवश्यकता है और लोगों को धीरज देना, आश्वस्त करना, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। बीजेपी और फडणवीस के विरोध को लेकर मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना जवाब दे रही है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्योर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। खतरे को टालने के लिए वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब आज से मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है।
लेकिन एक बात तो तय है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सख्ती से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर हालात सुधारने पर बात हो। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और देश की राजधानी दिल्ली में भी क्योंकि 10,000 प्लस रिकॉर्ड केसेस सामने आए बीते 24 घंटे में, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में अहम बैठक की। दिल्ली के जो हालात हैं, आंकड़े किस दिशा में आगे जा रहे हैं, अब आगे बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से काम करने की जरूरत है, इसे लेकर एक अहम बैठक यहां पर हुई और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की उन्होंने अपील की। ये इस वक्त बहुत जरूरी भी है। बेवजह अस्पताल जाने से लोग बचें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इस बीच क्योंकि जिस तेजी के साथ दिल्ली में केसेस बढ़े हैं, उसके बाद अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था से लेकर आगे टेस्टिंग को लेकर, ट्रेसिंग को लेकर जो तमाम रणनीति होनी चाहिए, इस पर सरकारें अब विचार मंथन कर रही हैं। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, यहां पर भी 13,685 नए केसेस सामने आए हैं और आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 81,000 से ज्यादा हो गई है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 70% आरटीपीसीआर जांच हो। सबसे तेजी से केसेस जिन राज्यों में बढ़े हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है, जिसके बाद झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, ये टॉप 5 राज्य हैं जहां सबसे तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं वो अब राज्य सरकारों के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में खतरा क्यों बेहिसाब है, आपको बताएं। उत्तर प्रदेश तो पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि दिल्ली में भी पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। पिछले साल दिल्ली को वायरस ने बदहाल कर दिया था। लगातार सुर्खियों में थी दिल्ली। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र को दखल देनी पड़ी थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अब दिल्ली से ज्यादा यूपी को चिंतित कर दिया है। एक दिन में कल यूपी में 15,353 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 10,774 नए केस आए। इस बार वायरस बेहद ताकतवर है। संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। यूपी में लगातार बढ़ते मामलों ने बता दिया है कि सावधानी नहीं बरती गई तो हालात संभल नहीं पाएंगे। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। खासकर राजधानी लखनऊ में ही 4,444 का ये आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि त्योहार में आए हुए लोग और लगातार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आना इसका एक बड़ा कारण है। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मास्क अवश्य लगाएं और अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकें। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है ताकि लापरवाही बंद हो सके। जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहां प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को चेताया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें। नोएडा पुलिस भी एक्शन में है ताकि हालात को संभाला जा सके। दिल्ली भी फिक्रमंद है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि राजधानी की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। मुख्यमंत्री की चिंता की वजह किसी से छिपी नहीं। कोरोना ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि संक्रमण का रिकॉर्ड बन रहा है। राजधानी में कल 10,774 नए केसेस दर्ज किए गए। पहली बार आंकड़े 10,000 के पार पहुंचे हैं। 24 घंटे में 48 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में मौत का आंकड़ा 14 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लोगों की लापरवाही ने हालात को और बदतर बना दिया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ती जा रही है, लिहाजा बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंक्वेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं।
ये घबराने वाली बात तो है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वो अस्पताल का रुख ना करें। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्राउड कंट्रोल के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं ताकि स्थिति सुधर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश के अन्य राज्यों में भी हालात तेजी से बिगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के 44 स्टाफ के संक्रमित होने की खबर है, तो वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन में 1,70,000 के करीब कोरोना केस, 12 लाख के पार हुए एक्टिव केस। देश के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की तैयारियों को और व्यवस्थाओं को चैलेंज कर दिया है। चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो कहां जाकर रुकेगी, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। कई अन्य कर्मचारियों में लक्षण हैं, जिनके टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनएसजी के 400 से ज्यादा जवान 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। सवाल है कि आखिर भारत में दूसरी लहर क्यों आ गई? चूक कहां हुई? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है। बंगाल जैसे चुनाव वाले राज्यों में जिस कदर रैलियों और रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उन पर भी सवाल उठे हैं। बंगाल में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। वहां नए आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 4,398 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोलकाता में 1,109 केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। राज्य सरकारें भले ही लॉकडाउन के उपाय से सहमत न हों, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। दक्षिण के राज्यों में भी स्थिति तेजी से बिगड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ताकि वायरस के चेन को तोड़ा जा सके। पीएम भी साफ कर चुके हैं कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू प्रभावी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो रही है, इसका अंदाजा आप आंकड़ों से लगाइए। 1,70,000 केसेस बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। क्या परिस्थितियां इस वक्त हैं, रिपोर्ट देखिए। 2020 से लेकर आज तक शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस दुनिया में लोगों के लिए, जो मैं कम से कम समझ पाया हूं, एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है। दुनिया में हार्ट डिसीजन जब जरूरत थी तो उसको लेने वाले शायद सबसे पहले लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जब मार्च में 25 या 24 तारीख को उन्होंने लॉकडाउन किया। उस समय की आवश्यकता थी लॉकडाउन। बाद में एक इकोनॉमी को भी दोबारा से रिवाइव करके ठीक करना था और साथ में कोविड को भी कंट्रोल करना था, तो उसके बीच में बैलेंस की स्थिति बनाई गई और उसके लिए सारे दुनिया भर के नियम, कायदे, कानून, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सारे विकसित किए गए। बंगाल में बम्पर रैलियों और रोड शो का दौर चल रहा है। चुनाव के बीच कोरोना से सब बेफिक्र हैं, लेकिन इस सोच में बंगाल का आगे क्या होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ये बहुत संक्रामक है, जिसमें हर रोज तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और रोज नए केसेस के रिकॉर्ड बन रहे हैं।
कोरोना की नई लहर की चपेट में पूरा देश है, लेकिन पश्चिम बंगाल की परवाह किसे है? परवाह होने की बात तो दूर, क्या किसी को ये भी पता है कि यहाँ कोरोना के कितने केस हैं, कितने नए मामले आ रहे हैं और हालात कैसे बिगड़ गए हैं? पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,398 नए मामले सामने आए हैं। अकेले कोलकाता में 469 केस आए हैं। पूरे बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बंगाल उन 16 राज्यों में से एक है जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार कैसे कम होगी जब चुनाव के बीच हर तरफ लापरवाही दिख रही है? लंबे लंबे रोड शो, बैक टू बैक रैलियां, हजारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, हर तरफ बिना मास्क लगाए लोग दिखते हैं। बंगाल में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से एक्टिव मरीजों की संख्या 300% से ज्यादा बढ़ गई है। ये आंकड़ा तब है जब अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं और 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। जब बंगाल में आधा चुनाव बीत गया और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ गईं, तो चुनाव आयोग को नियमों की याद आई है और ये कहा गया कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो रैलियां बैन करने में संकोच नहीं होगा। आयोग ने सभी दलों और उम्मीदवारों से रैलियों और रोड शो के दौरान समर्थकों को फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की बात कही। चुनाव आयोग ने वही नियम याद दिलाए जो चुनाव के ऐलान के वक्त तय किए गए थे, लेकिन जब पार्टियों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों ने पहले ये निर्देश नहीं माने तो क्या अब वो मानेंगे, ये कहना मुश्किल है। सवाल ये है कि कोरोना की नई लहर के बीच क्या ऐसी बेफिक्री बंगाल पर भारी नहीं पड़ेगी और क्या ऐसी चुनावी भीड़ आने वाले दिनों में बंगाल में कोरोना विस्फोट नहीं करेगी? आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने लॉकडाउन का पिछला दौर वापस ला दिया है। फर्क ये है कि इस बार कोरोना संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या पहले से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे के 11 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लापरवाही और आवाजाही की वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रायपुर की सड़क पर सन्नाटा पसरा है। दुकानें बंद हैं, सड़कें सूनी हैं और हर जगह पुलिस तैनात है। कोई सड़क पर निकला भी तो बाहर निकलने के कारण और दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने लॉकडाउन का पिछला दौर वापस ला दिया। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, जशपुर, कोरिया, बालोदा बाजार, कोरबा, धमतरी और रायगढ़ में लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। राज्य के 28 जिलों में से 11 में पाबंदी लागू है। ये हालात तब बने जब कोरोना की रफ्तार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केस, नए केस ने हड़कंप मचा दिया है। शुक्रवार को एक दिन में 11,447 मरीज मिले थे, यानी सिर्फ 48 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक बताया। वजह यह है कि इस बार कोरोना की जद में शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी आ रहे हैं। ये दूसरा जो लहर है वो ज्यादा घातक है पहले लहर की अपेक्षा। पहली लहर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन ये दूसरी जो लहर है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया है और जो बेहद चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कोरोना केस में उछाल की वजह गिनाई। कहा छत्तीसगढ़ की सीमा 6 राज्यों से जुड़ी है। आवाजाही बढ़ी, पाबंदियां हटी तो कोरोना के केस में बढ़ोतरी होने लगी। अभी जो सेकंड वेव आया है वो विदर्भ में आया है, नागपुर के इलाके में आया। सबसे पहले इसीलिए लॉकडाउन नागपुर में किया गया और नागपुर से लगा हुआ हमारा पूरा इलाका है। हजारों परिवार वहाँ से जुड़े हुए हैं जो रोजी रोटी के लिए जाते आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, रोजगार के लिए। तो वो ये होली की जो छुट्टी है या वहाँ जो लॉकडाउन हुआ उसमें बड़ी संख्या में हमारे आए। तो सीमावर्ती जो जिले हैं जिसमें राजनांदगांव जिला, बेमेतरा, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर, इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए। राज्य सरकार ने हवाई जहाज से प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं है उनकी हवाई अड्डे पर ही कोरोना जांच की जाएगी। रेल से आने वाले भी ऐसे ही टेस्ट से गुजरेंगे।
छत्तीसगढ़ में पहले 20,000 टेस्ट कर रहे थे, अब 40,000 टेस्ट कर रहे हैं। हर रोज 3 से 3.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वैक्सीन और देने की मांग की है। इससे 1 हफ्ते का स्टॉक जमा हो सकेगा। दूर दराज के इलाकों में टीका आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे जिले बहुत दूर दूर हैं, जंगल का इलाका है, 44% हमारे जंगल है। तो हमको यहाँ से सुकमा 500 किलोमीटर, यहाँ से बीजापुर 500 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर में जाएंगे तो बलरामपुर या सरगुजा जाएंगे तो 500 किलोमीटर से कम नहीं पड़ता। तो रोज रोज इसको ले जाने में बहुत परेशानी होती है। यदि इन जिलों के लिए हमको 1 सप्ताह के लिए भी यदि स्टॉक दे दिया जाए तो वहाँ वैक्सीनेशन आराम से किया जा सकता है। हालात के आकलन के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम भी छत्तीसगढ़ गई हुई है। टीम अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी, लेकिन अभी तुरंत कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने की जरूरत है और ये तभी होगा जब आम लोग सजग हों। कोरोना को मात देने के जो मूल नियम है उसका पालन अनिवार्य है। रायपुर से महेंद्र नावदेव के साथ आज तक ब्यूरो।